देखिए शुरू करेंगे आज फिर से दोबारा से। वहाँ मोटरयान अधिनियम जो है उसकी 87 तक हमने धारा पढ़ी थी। धारा 88 इसको देखेंगे, ये भी काफी बड़ी धारा है। धारा जो 88 है वो कहता है जिस प्रदेश में परमिट दिए गए हैं उसके बाहर उनका उपयोग किए जाने के लिए उनका विधिमान्यकरण मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात कह रहा है कि अगर एक स्टेट में दिए गए हैं तो किसी अन्य स्टेट में जो है उसका विधिमान्यकरण। इसमें पहला कहता है इसमें पहला कहता है जैसे कि अन्यथा भेद किया जाए उसके सिवाय कोई परमिट जो किसी एक प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने दिया है किसी अन्य प्रदेश में तब तक विधिमान ना होगा जब तक कि वह परमिट उस अन्य प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित न कर दिया गया हो, और वह परमिट जो किसी एक राज्य में दिया गया है किसी अन्य राज्य में तब तक विधिमान न होगा जब तक कि वह उस अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा या संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित न कर दिया गया। ये क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अगर एक प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने दिया है तो किसी अन्य प्रदेश के तब तक विधिमान ना हो जब तक कि उसके प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, अगर प्रादेशिक है परिवहन प्राधिकरण, अगर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया है तो किसी अन्य स्टेट के जो अगर वो जाता है तो वहां के भी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा क्या करना चाहिए, उसे प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। प्रति हस्ताक्षरित प्रति हस्ताक्षरित होगा तभी वो वहां पर क्या होगा, विधिमान्य समझा जाएगा। अगर राज्य प्राधिकरण द्वारा दिया गया किसी अन्य इधर के, इसमें लिखा है दूसरा तौर पर से न कर दिया गया और वह परमिट किसी एक राज्य में दिया गया हो तो किसी अन्य राज्य में तब तक विधिमान्य ना होगा जब तक उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा, अगर राज्य द्वारा दिया गया है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा। तो कुल मिला के दोनों ही स्थिति में है प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। अगर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया है या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया है तो अन्य राज्य के जो प्रादेशिक परिवहन है या राज्य परिवहन प्राधिकरण है उनके द्वारा उसे प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। देखिए लाइसेंस अलग चीज होता है और परमिट अलग चीज, दोनों अलग अलग चीजें होती है ना। लाइसेंस अलग होता है, लाइसेंस तो आपने देखा हो एक जगह होगा तो अदर स्टेट में जा रहा है तो वहां भी विधिमान होता है, लेकिन ये लाइसेंस नहीं, परमिट की बात कह रहा है। अनुमति है जो भी आप काम करें उसकी अनुमति रहती है, तो उसके लिए कह रहा है कि प्रति हस्ताक्षरित करना पड़ेगा। अगर एक स्टेट का है तो दूसरे स्टेट में अगर जाता है या एक प्रदेश का है दूसरे प्रदेश में जाता है तो वहां का भी जो भी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण होगा वहां से आपको उसे प्रति हस्ताक्षरित कराना पड़ेगा तभी वो वहां पे वैलिड माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपन को याद रखना है, अगर एक राज्य का दूसरे राज्य में तभी चलेगा जब वहां के जो राज्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो उनके द्वारा प्रति हस्ताक्षरित न कर दिए जाए। परंतु मालवाहन के लिए लिखा है, परंतु मालवाहक परमिट जो किसी एक प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है उसी राज्य में किसी अन्य प्रदेश या प्रदेशों के किसी क्षेत्र के लिए दिया है, संबंधित अन्य प्रदेश के या अन्य प्रदेशों में से हर एक के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के प्रति हस्ताक्षर के बिना उस क्षेत्र में विधिमान होगा। ये माल वाहनों पर लागू नहीं होगा। कुल मिला के ये कह रहा है अगर माल वाहक परमिट, माल वाहक ये मान लीजिए कि इस पर लागू नहीं होगा। इस अगर एक राज्य ने दिया है तो दूसरे राज्य में उसे प्रति हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है। तो ये भी याद रखना है आपको कि माल वाहक पे ये लागू नहीं होता नियम। माल वाहक के मामले में अगर किसी एक स्टेट में दिया गया है या वहाँ के जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया तो जो जहां भी वो जाएगा किसी अदर स्टेट में भी जाता है तो वहां पे ऐसे प्रति हस्ताक्षरण की आवश्यकता नहीं है माल वाहक के। बाकी जो है उनको प्रति हस्ताक्षरण की आवश्यकता है। एक और परंतु है इसमें, परंतु यह और कि जहाँ किसी मार्ग के आरंभ होने का स्थान और समाप्त होने का स्थान एक ही राज्य में स्थित है किंतु ऐसे मार्ग का कुछ भाग किसी अन्य राज्य में पड़ता है और ऐसे भाग की लंबाई 16 किलोमीटर से अधिक नहीं है, वहां परमिट इस बात के होते हुए भी कि वह परमिट उस अन्य राज्य के
राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है, मार्ग के उस भाग की बाबत जो अन्य राज्य में पड़ता है, राज्य में विधिमान होगा। ये क्या कह रहा है, ये कभी कभी स्थिति ऐसी आती है, जैसे मान लीजिए ये ए स्टेट है और ये बी स्टेट है, और बीच में ये मान लीजिए ये ए स्टेट, यहाँ तक ए स्टेट लगी हुई है, और आपको यहाँ जाना, ये भी ए स्टेट है ना। अब आप यहाँ से अपना माल लेके जाते हैं, यहाँ से आपको थोड़ी बीच में बी स्टेट पड़ता है, फिर से ए स्टेट आ जाता है, मतलब मध्य प्रदेश आता है। बीच बीच में कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बीच में क्या आ जाता है, कोई दूसरी स्टेट आ जाती है, फिर वही स्टेट आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप जाते हैं, क्या कहते हैं, आप यहाँ से कई अपने स्टेट में भी है, जैसे यूपी एमपी, बीच में यूपी आ जाता है, फिर एमपी आ जाता है, इस तरीके से होता है ना। तो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर ऐसा कोई क्षेत्र, मान लो ए स्टेट ने दिया था, मध्य प्रदेश ने दिया था, बीच में यूपी आता है और फिर एमपी आ जाता है, मतलब जहां से जाना है वहां एमपी में ही जाना है, लेकिन बीच में थोड़ा सा हिस्सा मान लीजिए यूपी का पड़ता है, यूपी से होके गुजर के जाना पड़ता है, फिर एमपी आ जाता है। और वो जो मार्ग है वो 16 किलोमीटर से अधिक नहीं, 16 किलोमीटर का दायरा भी लिखा, मतलब जितनी जो अन्य राज्य में जो आपको मार्ग तय करना है, उसका मार्ग अगर 16 किलोमीटर से अगर अधिक नहीं है, तो ऐसे मामले में भी जो स्टेट की जो है प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे मामले में भी जो बी स्टेट में जो थोड़ा समय के लिए जो आपका वाहन वगैरह गुजरेगा, तो उसके लिए भी कोई प्रति हस्ताक्षरण की आवश्यकता नहीं है। परंतु लगा है लेकिन इसमें, परंतु यह भी कि ये कहता है, जहां एक राज्य में दिए गए परमिट के अंतर्गत किसी मोटर यान का उपयोग किसी अन्य राज्य में रक्षा प्रयोजनों के लिए किया जाना है, वहां यह यान ऐसे प्रारूप में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे जारी किया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदर्शित करेगा कि उस यान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक अनन्य रूप से रक्षा के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। ये क्या कह रहा है, जहां एक राज्य में दिए गए परमिट के अंतर्गत किसी मोटर यान का उपयोग किसी अन्य राज्य में करना है, कह रहा है एक राज्य ने परमिट दिया है और दूसरे राज्य में उसका इस्तेमाल किया जाना है, और इस्तेमाल काय के लिए किया जाना है, रक्षा रक्षा प्रयोजन के लिए, रक्षा प्रयोजन। ए स्टेट ने परमिट दिया है और बी स्टेट में उसको काम करना है, ये कह रहा है। अगर ऐसा है कि ए स्टेट का परमिट है और बी स्टेट में उसको काम करना है, और काम करना है उसे रक्षा उपाय का, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि ऐसे मामले में केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस कहाँ लिखा है केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे जारी किया गया एक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदर्शित करेगा। तो केंद्र सरकार का प्रमाण पत्र कुल मिला के है ऐसे मामले में, केंद्र सरकार का प्रमाण पत्र। तो ऐसे मामले में जो है प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा, केंद्र सरकार जारी करेगी। अगर रक्षा के मामले, सीधी सीधी बात है, रक्षा संबंधी है और ए स्टेट का वाहन है, बी मतलब ए स्टेट ने उसको परमिट दी है और बी स्टेट में उसको चलना है, ऐसे में जो है केंद्र सरकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। बस इतना सा याद रखें, ऐसे में जो है केंद्र सरकार का प्रमाण पत्र क्या करना पड़ेगा, उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगला कहता है इसका बी, ऐसा कोई परमिट उस अन्य राज्य में इस बात के होते हुए भी विधिमान होगा कि वह परमिट उस अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है। तो अब ये कह रहा है कि ऐसा मान लो ए स्टेट का था, बी स्टेट में चल रहा है, रक्षा उपायों के लिए चल रहा है, केवल उसका उद्देश्य केवल एक ही है, रक्षा प्रयोजन। तो रक्षा प्रयोजन के लिए चल रहा है और उसके पास केंद्र सरकार का जो है प्रमाण पत्र भी है, प्रमाण पत्र भी है। अगर इस तरीके की बात है तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो बी स्टेट में चल रहा है और ए स्टेट में उसको जो है परमिट जारी किया था। तो ऐसे मामले में फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बगैर प्रति हस्ताक्षर के क्या कर सकता है, उस वाहन को चला सकता है। सीधा सीधा है, जब केंद्र सरकार का परमिट मिल गया तो अदर स्टेट का प्रति हस्ताक्षर की क्या आवश्यकता है ना। तो ये, अब देखिए दूसरा क्या कहता है इसका। दूसरा कहता है उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे परमिट जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया है यह प्रति हस्ताक्षरित है संपूर्ण राज्य भर के लिए या राज्य में ऐसे प्रदेशों के लिए जो परमिट में विनिर्दिष्ट किए जाए विधिमान होंगे। ये तो कॉमन सी बात रखा है कि जब प्रति हस्ताक्षर किया जाता है तो या तो संपूर्ण राज्य के लिए होंगे या किसी राज्य के किसी विशेष हिस्से के लिए या किसी विशेष भाग के लिए हो सकते हैं। और वो जैसे भी होंगे वो परमिट पे लिखा होगा कि संपूर्ण राज्य के लिए है, क्या संपूर्ण राज्य के किसी हिस्से जो होता है, कोई क्षेत्र विशेष होता है उसके लिए, तो वो परमिट में लिखी होगी बात। तो संपूर्ण राज्य के लिए भी हो सकता है, उसके किसी हिस्से या क्षेत्र विशेष के लिए भी हो सकता है, और वो बात जो है उस परमिट में लिखी होगी।
तीसरा कहता है प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, सॉरी परिवहन प्राधिकरण परमिट पर प्रति हस्ताक्षर करते समय परमिट के साथ कोई भी ऐसी शर्त लगा सकेगा जो है उस दशा में लगा सकता था जब वह परमिट उसी ने दिया होता, तथा इस प्रकार ऐसी किसी शर्त में परिवर्तन कर सकता है जो उस प्राधिकरण ने उस परमिट के साथ लगाई थी जिसमें वह परमिट दिया था। ये क्या कह रहा है? प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण परमिट पर प्रति हस्ताक्षर करते समय, ये प्रति हस्ताक्षर की बात कह रहा है। प्रति हस्ताक्षर कौन सा कर रहा था? बी स्टेट कर रहा था, मान लीजिए बी स्टेट कर रहा था, ए स्टेट का परमिट था और बी स्टेट प्रति हस्ताक्षर कर रहा था। तो ये कह रहा है कि अगर ये चाहे तो शर्त लगा सकते हैं, ये शर्त ऐसे ही लगा सकते हैं जैसे कि इन्होंने ही परमिट जारी किया हो। तो ये प्रति हस्ताक्षर करते समय कोई नई शर्त लगा सकते हैं, कोई शर्त, जो शर्तें कुल मिला के शर्तें अधिरूपित करना चाहते हैं तो शर्तें भी ये क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। और ऐसे ही लगाएंगे शर्तें जैसे कि इनके द्वारा ही परमिट जारी किया हो, जारी किया गया हो। कब लगा सकते हैं? जब ये प्रति हस्ताक्षर करते हैं, तो प्रति हस्ताक्षर के समय ये शर्त लगा सकते हैं। अगला कहता है चौथा, इस अध्याय के वे उपबंध जो परमिटों के दिए जाने, प्रतिशहरण और निलंबन से संबंधित है, परमिटों पर प्रति हस्ताक्षर किए जाने उनके प्रतिशरण और निलंबन के संबंध में भी लागू होंगे। तो ये कह रहा है अध्याय के जो परमिटों के दिए जाने वाले जो भी नियम होते हैं उनको वापस लेना, उनको वो सारे नियम जो है इस चैप्टर पे भी लागू प्रति हस्ताक्षरित किया जाता है ना। तो कुल मिलाकर जो शर्तें होती हैं परमिट की वो यहाँ भी लागू होंगी कि उनको वापस ले लिया जाएगा, शर्तों का पालन नहीं करोगे तो वो जो सारे नियम पहले थे वो नियम प्रति हस्ताक्षर वाले पे भी लागू होंगे कि अगर आपने वो परमिट की शर्तों वगैरह का उल्लंघन किया वो सारी चीजें, तो वो नियम यहाँ भी लागू होंगे। जिस स्टेट में चला रहा है ऐसा नहीं कि भैया शर्तें तो वहां लगी थी यहाँ नहीं करा है, ऐसा नहीं होगा। तो जो नियम वहां फॉलो कर रहे थे वो आपको यहाँ भी फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारे नियम यहाँ भी लागू होंगे जब प्रति हस्ताक्षरित किया जाता है तब। अगला कहता है परंतु जहां उपधारा 5 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात राज्य के बीच हुई किसी करार के परिणाम स्वरूप यह अपेक्षित है कि किसी एक राज्य में दिए गए परमिट अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किए जाएं, वहां परमिटों को प्रति हस्ताक्षरित करने के लिए धारा 80 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक ना होगा। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर इस तरीके का एग्रीमेंट है, एक दो स्टेटों में आपस में एग्रीमेंट अगर हो जाता है कि भाई राज्य प्राधिकरण या आपके प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जो है उनके द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है, अगर इस तरीके की कंडीशन, इस तरीके की शर्त लगी है, राज्य प्राधिकरण, राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, इस तरीके का अगर एग्रीमेंट था कि भाई इनके साइन से काम चलेगा, जो भी उनने आपस में करार किए हुए स्टेटों में, तो अगर इन दोनों के द्वारा दिए गए हैं, जारी किए गए हैं, एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई राज्य प्राधिकरण आपस में स्टेट लोग कर एग्रीमेंट कर लेते ना कि भाई आपके राज्य या प्रादेशिक प्राधिकरण या हमारे राज्य या प्रादेशिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे, तो फिर बोले प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे मामलों में फिर अगर बी स्टेट में चलता है तो वहां प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए ए स्टेट के राज्य प्राधिकरण ने दिया है तो फिर बी स्टेट में कराने की आवश्यकता नहीं है, या बी स्टेट ने जारी किया है तो ए स्टेट में जो है प्रति हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा एग्रीमेंट वगैरह इन दोनों के बीच में हुआ है। तो पांचवा कहता है ऐसे परमिटों की संख्या नियत करने के लिए जिनको प्रत्येक मार्ग या क्षेत्र की बाबत दिए जाने या प्रति हस्ताक्षर किए जाने की प्रस्तावना है, राज्यों के बीच करार करने की प्रत्येक प्रस्तावना प्रत्येक संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्यपत्र में और करार के अंतर्गत प्रतिस्थापित क्षेत्र या मार्ग में परिचालित प्रादेशिक भाषा के किसी एक या अधिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी, जिसके साथ उस तारीख को जिसके पूर्व उसके संबंधित अभ्यावेदन दिए जा सकेंगे और राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन से कम न होने वाली उस तारीख की जिसको और उस प्राधिकारी की जिसके द्वारा तथा उस समय और स्थान की सूचना भी होगी जहां प्रस्तावना और उसके संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि जब भी कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ तो उसका एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, और नोटिफिकेशन जो है जो भी समाचार पत्र लोकल वगैरह जो होता है उसकी प्रादेशिक जो भी लोकल की भाषा होती है उस भाषा में निकाला जाएगा, और 30 दिन सूचना, 30 दिन की सूचना, तो 30 दिन का समय भी दिया जाएगा ताकि जो भी लोग हैं एग्रीमेंट करार वगैरह हो रहा है तो उस समय वो आवेदन अपना
कर सके। तो कुल मिला के नोटिफिकेशन की बात कह रहा है, तो नोटिफिकेशन वगैरह जो है उसका निकाला जाएगा। एग्रीमेंट वगैरह दो स्टेटों में जैसा भी एग्रीमेंट हो रहा हो, चाहे क्षेत्र विशेष में हो रहा हो, संपूर्ण राज्य के लिए हो रहा हो, जैसा भी हो रहा हो, तो उसकी सूचना निकाली जाएगी, एक लोकल न्यूज़पेपर में निकाली जाएगी, और जो भी भाषा चलती है वो स्टेट में उस भाषा में निकाली जाएगी। और उस तारीख से जिसके पूरा जो आवेदन वगैरह किया जाना है, तो 30 दिन का कुल मिला के इन लोगों को 30 दिन से कम ना होने वाली उस तारीख की, तो 30 दिन से कम की नहीं होगी तारीख, तो 30 दिन से कम ना होने वाली है जो है कुल मिला के लिमिटेड टाइम वगैरह उनको दिया जाएगा, जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं वो संविदा के अधीन जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं वो लोग। अब कहता है छठवा कि राज्यों के बीच हुए प्रत्येक करार जहां तक कि उसका संबंध परमिटों के प्रति हस्ताक्षरित किए जाने से है, संबंधित राज्य सरकारों में प्रत्येक द्वारा राजपत्र में और करार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय मार्गों में परिचालित प्रादेशिक भाषा के किसी एक या अधिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा, और उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को प्रभावी करेंगे। तो सिंपल सी बात कह रहा है कि जब एग्रीमेंट वगैरह हो गया है तो दोनों स्टेट जो है अपने अपने राजपत्र गजट वगैरह में उसको निकलवाएंगे, साथ ही साथ जो लोकल न्यूज़पेपर है जहाँ जो चलता है उसकी जो भी भाषा है प्रदेश की, उस भाषा में वो क्या करेंगे, उसको प्रकाशित कराएंगे। तो ये प्रकाशन की बात कह रहा है, यहाँ प्रकाशन कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, प्रकाशन। तो ये प्रकाशन है एक तरीके से, तो प्रकाशन वगैरह उसको कराया जाएगा, और कोई खास इसमें नहीं है। अगला कहता है 7, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी एक प्रदेश या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 87 के अधीन ऐसा अस्थायी परमिट दे सकता है जो यथास्थिति उन अन्य प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की या उन अन्य राज्य परिवहन प्राधिकरण की साधारणतः दी गई या विशिष्ट अवसर के लिए दी गई सहमति से अन्य प्रदेश या राज्य में विधिमान होगा। तो ये कह रहा है अस्थायी रूप से भी दिए जा सकते हैं परमिट, कुछ समय के लिए भी दिए जा सकते हैं। ए स्टेट ने दिया, मान लो अब क्या होता है, कभी कभी दो स्टेट आपस में मिली हैं और आपस में आना जाना रहता है, तो मान लीजिए एक स्टेट जुड़ी है और यहाँ के लोग भी बिल्कुल पास का एरिया 50-100 किलोमीटर का एरिया है, आपस में जुड़े रहते हैं, तो ऐसे में एक दूसरे का आना जाना रहता है। मान लीजिए कोई त्योहार, कोई मेले ऐसे जो लगते रहते हैं, धार्मिक हैं, कुछ और भी हो सकते हैं जहाँ लोगों की आस्था रहती, जाते रहते हैं, तो ऐसे में मान लीजिए जो है जो लोग क्या दे सकते हैं, अस्थायी परमिट जारी कर सकते हैं। मान लो इस स्टेट में, बी स्टेट में मान लो कोई धार्मिक मेला लगता है, लोग जाते हैं, तो ऐसे में मान लो वो 4-5 दिन का मेला लगता है, तो ये जो क्या है ए वाले स्टेट लोगों की सहूलियत के लिए जो है अस्थायी परमिट ऐसे में जारी कर सकते हैं, वो भी स्टेट में भी लागू होगा, क्योंकि एग्रीमेंट करार वगैरह हुआ ना, तो जो अस्थायी रूप से कुल मिला के ये कह रहा है परमिट वगैरह भी दिए जा सकते हैं अस्थायी, और वहां भी वो मान्य होंगे कुछ अवधि के लिए, जो अदर स्टेट है उसकी सहमति वगैरह से अस्थायी कुल मिला के टेम्परेरी जो है परमिट जारी किए जा सकते हैं, और वो उधर भी मान्य होंगे क्योंकि एग्रीमेंट दोनों स्टेटों में हो ही चुका है। तो इस तरीके से जो अस्थायी परमिट है वो अदर स्टेट में भी लागू होंगे कुछ समय के लिए, है ना, ऐसा नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ दिन, जितने भी अवधि हो कुछ समय के लिए लागू हो सकते हैं। 8वां कहता है उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी किंतु ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए यथास्थिति किसी एक प्रदेश या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण जनता की सुविधा के लिए ऐसे किसी सार्वजनिक सेवा यान को जिसके अंतर्गत किसी अभिव्यक्त या विवक्षित समुदाय के अधीन भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करने के लिए धारा 72 के अधीन या धारा 74 के अधीन या इस धारा की उपधारा 9 के अधीन दिए गए परमिट के अंतर्गत आने वाली कोई यान है जिसके अंतर्गत आरक्षित मंजली गाड़ी है, मार्ग में ऐसे यात्रियों को जो संविदा में सम्मिलित नहीं है चढ़ाने या उतारने के लिए रुके बिना उस संपूर्ण यान का उपयोग करने के लिए विशेष परमिट दे सकेगा, और ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें ऐसा विशेष परमिट दिया गया है प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उस यान पर संप्रदर्शित किए जाने के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट करे उस तारीख उसे एक विशेष भिन्नता सूचक चिन्ह देगा, तथा ऐसा विशेष परमिट यथास्थिति उस अन्य प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के या उस अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण के प्रति हस्ताक्षर के बिना उस अन्य प्रदेश या राज्य में विधिमान होगा। तो ये कह रहा है कि विशेष परमिट है, सीधी सी बात है, विशेष आप एक याद रखें, विशेष परमिट दिया जा सकता है। विशेष कौन देता है? केंद्र सरकार। विशेष परमिट, विशेष परमिट दिया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा।
और जब केंद्र सरकार देगी तो आप जानते ही हैं कि उनको प्रति हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब केंद्र सरकार ने किसी राज्य या राज्यों के कोई भी राज्य हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकती है, उसमें परिवहन के लिए, आने जाने के लिए, जनता की सुविधा के लिए कोई विशेष परमिट जारी कर सकती है किसी वाहन के लिए। तो वो विशेष परमिट केंद्र सरकार जब देती है तो उसे प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, जब ऐसा विशेष परमिट दिया जाता है तो उस पर चिन्ह वगैरह वो लगाए जाएंगे कि हाँ ये विशेष है, स्पेशल जो है वाहन है, केंद्र सरकार की अनुमति है, तो कुछ चिन्ह वगैरह लगाए जाएंगे। तो वहां का जो भी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है या राज्य परिवहन प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, वो क्या करेगा, उस पर एक चिन्ह वगैरह जो है उस पर अंकित करेगा, लगाएगा। तो कुल मिला के चिन्ह भिन्न लगा देते हैं, चिपका देते हैं, आगे की स्पेशल परमिट आगे लगा देते हैं। आजकल तो केवल कागज चिपका देते हैं, अंदर से लिख के स्पेशल परमिट, वो सब नंबर वगैरह जो भी हो, तो उस तरीके से लगा दिया जाएगा और उन्हें प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। 9वां कहता है, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी किंतु ऐसे किन्हीं नियमों के अध्ययन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा उपधारा 14 के अधीन बनाए जाए, कोई राज्य परिवहन प्राधिकरण पर्यटन की अभिवृद्धि के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण भारत के लिए या ऐसे लगे राज्यों में जो कम से कम संख्या में 3 हो, जिनके अंतर्गत वह राज्य भी है जिसमें परमिट दिया गया है, और जो आवेदन में उपदर्शित पसंद के अनुसार ऐसे परमिट में विनिर्दिष्ट किए गए पर्यटन यानों की बाबत विधिमान परमिट दे सकेगा। और उपधारा और धारा 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84 और धारा आपकी 85, 86, धारा 87 की उपधारा 1 के खंड घ और धारा 89 के ऐसे उपबंध ऐसे परमिटों के संबंध में यथा आवश्यक लागू होंगे। तो ये क्या कह रहा है, परिवहन वाहन है, केंद्र सरकार द्वारा धारा 14 के अधीन बनाए गए नियम के अधीन बनाए जाए, और कोई राज्य परिवहन प्राधिकरण पर्यटन की अभिवृद्धि की प्रयोजन के लिए, हाँ राज्य परिवहन प्राधिकरण की बात कह रहा है। तो ये कह रहा है पर्यटक वाहन है, कुल मिला के कैसे वाहन है, पर्यटक वाहन या पर्यटक वाहन है, और ये पर्यटकों की दृष्टि के घूमने के लिए, ये कह रहा है संपूर्ण भारत के लिए दिया जा सकता है ऐसा परमिट। या कम से कम कितने स्टेट होना चाहिए, 3 स्टेट, 3 राज्य, जिसमें वो खुद राज्य भी है, जो राज्य स्टेट जो दे रहा है एक तो वो ही रहेगा, बाकी 2 स्टेट हो, तो कुल मिला के 3 राज्यों के लिए हो सकता है अधिकतम। मतलब आपका अगर पर्यटक वाहन है, आप केवल जो सैलानी कहते हैं जिन्हें, सैलानियों को घुमाने के लिए, उनकी यात्रा के लिए अगर आप परमिट लेना चाहते हैं, तो कम से कम जो आपका परमिट होगा, ये मान लीजिए 3 या 3 से अधिक राज्यों का होगा, तो कम से कम 3 राज्यों का परमिट तो होगा। आसपास जो लगे हुए हैं तो कम से कम 3 राज्यों का परमिट होगा, और पूरे अधिकतम तो पूरे भारत का हो ही सकता है, तो कम से कम 3 राज्यों का जो है परमिट जारी किया जाएगा। जैसा भी केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं उनके अधीन रहते हुए आपको परमिट जारी किया जाएगा। और परिवहन परमिट कौन जारी करेगा, राज्य परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण, ठीक है, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जो है परमिट उसको जारी किया जा सकता है। वो कम से कम 3 स्टेट होगा, मतलब पर्यटक, अगर आप देखते होंगे टूरिस्टों की गाड़ियां आती, बसें आती हैं, तो वो ये समझ लो कि 3 से स्टेट तो इनके पास है ही, और हो सकता है ऑल इंडिया परमिट भी लिखा रहता है कई गाड़ियों के पीछे, ऑल इंडिया परमिट, तो वो उसी तरीके की बात कह रहा है। तो कम से कम 3 स्टेट होंगी और ऑल इंडिया परमिट हो सकता है। केंद्र सरकार ने जैसे भी नियम बनाए हैं, तो ये पर्यटक वाहनों की बात कह रहा है। तो पर्यटकों के लिए क्या दिया जा सकता है, पर्यटकों के लिए भी अनुमति दी जा सकती, परमिट जो पर्यटक वाहन होते हैं उनके लिए भी अनुमति दी जा सकती। कौन देता है, राज्य परिवहन प्राधिकरण देता है, 3 या 3 से अधिक स्टेटों के लिए देता है, एक तो वो स्वयं होता है, 2 स्टेट और भी हो सकते हैं, और संपूर्ण राज्य के, संपूर्ण देश के लिए भी हो सकता है ना, 3 या 3 या संपूर्ण देश के लिए भी हो सकता है, संपूर्ण देश, पूरे भारत के लिए भी हो सकता है। अब देखिए 10वां अनुच्छेद समाप्त है इसका। 11वां कहता है, उपधारा 9 के अधीन दिए गए प्रत्येक परमिट को निम्नलिखित शर्तें होंगी, अर्थात ये कुछ शर्तें हैं, तो नॉर्मल फॉर्मल कॉमन शर्तें ही होती हैं, वही है। पहला है, प्रत्येक मोटर यान जिसकी बाबत ऐसा परमिट दिया गया है ऐसे वर्णन के अनुरूप होगा, बैठने के स्थान, आराम की सुख सुविधा और अन्य बातों के स्तर विशेष ऐसी अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा
इस निमित्त भी निर्दिष्ट किए जाए। ये तो पढ़ने की बात है ही नहीं कि जब भी आपको कोई भी वाहन परमिट वगैरह दिया जाता है तो वो परमिट में जो शर्तें होती हैं कि भी लोगों की कितनी संख्या में बैठेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज होगी उसके अंतर्गत, है ना। तो ये सारी चीजें जैसा केंद्र सरकार ने विहित किया है, जो सुविधाएं विहित की हैं वो सुविधा उसमें होनी चाहिए। दूसरा कहता है ऐसा प्रत्येक मोटर यान को वह व्यक्ति चलाएगा जिसके पास ऐसी अर्हता और ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो केंद्र सरकार निर्दिष्ट करे। तो सिंपल सी बात है कि इन वाहनों को भी अगर मान लो कोई स्पेशल योग्यता निश्चित की गई ड्राइवर के लिए, तो केवल वही व्यक्ति चला सकता है जो वो योग्यता धारित करता हो। ऐसा नहीं कि कोई भी चला सकता। अगर मान लो कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन रखी है, कोई योग्यता रखी है, तो वही व्यक्ति चला सकता है जो योग्यता विहित की जाए, सरकार ने विहित की हो, जो आपसे अपेक्षा की हो, मांगी हो ड्राइवर के लिए, तो वही व्यक्ति उस वाहन को चला सकता है। अगला कहता है ऐसी अन्य शर्तें जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाए, अन्य शर्तें जो केंद्र सरकार लगाना चाहे, अगर वो शर्तों को पूरा करता है तो ही जो है उसको परमिट वगैरह दिया जाएगा या चलाएगा वो। 12वां देखिए क्या कहता है। 12वां कहता है उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी किंतु ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा उपधारा 14 के अधीन बनाए जाए, समुचित प्राधिकारी अधिक दूरी के अंतरराज्यिक सड़क परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य में माल वाहकों की बाबत राष्ट्रीय परमिट दे सकता है। और धारा 89, 77, 79, 80, 81, 82, धारा 83, 84, 85, 86, धारा 87 की उपधारा 1 का खंड ग और 89 के उपबंध राष्ट्रीय परमिटों के दिए जाने को या उसके संबंध में यथा आवश्यक लागू होंगे। 1 मिनट के अधीन रहती है जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाए। समुचित प्राधिकारी, समुचित प्राधिकारी शब्द आया है यहाँ। ये क्या कह रहा है, ये जो है राष्ट्रीय परमिटों की बात कह रहा है। राष्ट्रीय परमिट है ये, राष्ट्रीय क्या है ये, राष्ट्रीय परमिट। ये कह रहा है कि राज्यों को, और क्या कहते हैं, राज्यों में समुचित अधिक दूरी के अंतरराज्यिक सड़क परिवहन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये कह रहा है अंतरराज्यिक सड़क परिवहन, मतलब एक अंतरराज्यिक का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो अंतरराज्यिक सड़क परिवहन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकता है, समुचित प्राधिकारी शब्द आया है, समुचित प्राधिकारी। तो अंतरराज्यिक जो है खैर राष्ट्रीय परमिट नहीं कहेंगे उसे, अंतरराज्यिक परमिट कहेंगे। तो उस तरीके के वो क्या दे सकता है, अंतरराज्यिक जो है परमिट जारी कर सकता है। अंतरराज्यिक, अंतरराज्यिक जो है परमिट जारी कर सकता है अधिक दूरी के, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, भैया आपस में मेल जोल बढ़े, आपस में मतलब एक स्टेट के बीच दूसरे स्टेट के बीच माल जाए आए, है ना। तो कमर्शियल जब संबंध बढ़ेंगे तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के संबंध जो है अच्छे होंगे, बेहतर होंगे इस वजह से। तो इस वजह से जो है कौन कर सकता है ऐसा परमिट, कौन दे सकता है, समुचित प्राधिकारी दे सकता है। और जैसे राष्ट्रीय परमिट के लिए जो नियम लागू होते हैं वो अंतरराज्यिक जो है परमिट होता है उसके लिए भी लागू होंगे। तो राष्ट्रीय परमिट के मामले में जो नियम लागू होते हैं वही नियम जो है अंतरराज्यिक परमिट के लिए भी लागू होंगे। तो अंतरराज्यिक जो है परमिट कौन दे सकता है, समुचित प्राधिकारी। तो यही चीजें होती हैं परीक्षा में पूछने वाली कि कौन परमिट देगा। अंतरराज्यिक परमिट में लिखा है समुचित प्राधिकारी। समुचित प्राधिकारी का मतलब है जो भी उपयुक्त प्राधिकारी होगा, जो भी ऑथराइज्ड होगा वो परमिट जारी कर सकता है। तो समुचित प्राधिकारी मतलब रैंक नहीं खोलिए, बस इतना कह दिए समुचित, मतलब जो भी उपयुक्त प्राधिकारी होगा उस समय, जो भी नियुक्त होगा, जो भी पद होगा, जो भी जारी करने के लिए प्राधिकृत होगा, वो प्राधिकारी या वो अधिकारी जो है क्या दे सकता है, परमिट जारी कर सकता है। कैसा परमिट, अंतरराज्यिक परमिट जारी कर सकता है। और अंतरराज्यिक जो परमिट है वो राष्ट्रीय परमिट पे जो नियम होते हैं वही नियम यहाँ भी लागू होंगे। 13वां समाप्त है। 14वां देखिए। 14वां कहता है केंद्र सरकार इस धारा के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सके। ये सिंपल है, केंद्र सरकार कहता है इस धारा को जब लागू कराना, फॉलो कराना है तो उसके बारे में केंद्र सरकार जो है नियम बना सकती है। अगला कहता है विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब बातें या उनमें से किसी के लिए उपबंध किया जा सकेगा। अर्थात नीचे लिखे हैं कुछ पॉइंट के किन बातों के बारे में जो है उपबंध किया जा सकता है। पहला कहता है उपधारा 9 और उपधारा 12 में
निर्दिष्ट कोई परमिट दिए जाने के लिए दी जाने वाली प्राधिकरण फीस। ये तो जानते ही आप, इसमें नियम कर सकते हैं कि जब परमिट दे रहे हैं तो भाई क्या फीस होगी, क्या, तो उसके बारे में किया जा सकता है। दूसरा, मोटरयान का लदान रहित भार नियत, ये तो कॉमन सी चीजें, सब एक ही चीजें हैं। आता है कि भाई या फीस है उसका लदान रहित भार, मतलब उसका जो कुल भार है उसके बारे में। दूसरा, मोटरयान में ले जाने वाले या उस पर प्रदर्शित की जाने वाली सुभेदक विशिष्टियां, चिन्ह वगैरह, मतलब जो भी वाहन ले जा रहे हैं तो ये विशिष्ट वगैरह चिन्ह वगैरह होते हैं जो लगाए जाते हैं, क्या क्या ले जाया जा रहा है, जो आवश्यक चीजें होती हैं वो सारी चीजें। अगला वो है रंग या वे रंग जिनमें मोटरयान को रंगा जाएगा, तो स्पेशल रंग भी हो सकता है ना, जैसे टैक्सियों का पीला कर दिया है, तो इस तरीके का कुछ रंग भी देना चाहे तो वो भी हो सकता है। अगला, ऐसे अन्य बातें जो समुचित प्राधिकारी राष्ट्रीय परमिट में देने पे विचार करे, तो समुचित प्राधिकारी जो अन्य शर्तें लगाना चाहता है वो भी शर्तें हो सकती हैं जो आवश्यक लगती हैं कि भाई ये शर्त होनी चाहिए, तो उन शर्तों को भी लगाया जा सकता है। स्पष्टीकरण छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय परमिट के संबंध में समुचित प्राधिकारी से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन माल वाहक परमिट देने के लिए प्राधिकृत है। तो कह रहा है राष्ट्रीय परमिट के मामले में जो है समुचित प्राधिकारी का अर्थ क्या समझा जाएगा, जो माल वाहक परमिट देने के लिए प्राधिकृत है। ऐसे प्राधिकारी को क्या माना जाएगा, समुचित प्राधिकारी माना जाएगा। जो माल वाहक परमिट दे सकता है ऐसा ही प्राधिकारी जो है समुचित प्राधिकारी माना जाएगा। फीस छोड़ दीजिए, फीस का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय परमिट, राष्ट्रीय परमिट को देख लीजिए, जो स्पष्टीकरण है इसका, ये कहता है राष्ट्रीय परमिट से समुचित प्राधिकारी द्वारा मालवाहक गाड़ियों को, वही है, एक ही बात है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा जो मालवाहक गाड़ियों को जो कुल मिला के जो प्राधिकारी परमिट दे सकता है वही यहाँ पे समुचित प्राधिकारी समझा जाएगा। ये था आपका सेक्शन 88। अब देखिए 88 का ए और है। 88 का ए ये कहता है केंद्र सरकार के राष्ट्रीय मल्टी मॉडल और अंतरराज्यिक यात्रियों और मालों के परिवहन के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति। तो ये स्कीमें हैं, सरकार जो है क्या बना सकती है, स्कीम आदि बना सकती है। कौन बना सकता है, केंद्र सरकार। बेटा नहीं, देखिए इसका ए है ये, केंद्र सरकार के राष्ट्रीय मल्टी मॉडल और अंतरराज्यिक यात्रियों और मालों के परिवहन के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, इसको पढ़ ही लेते हैं बस। ये कहता है इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किसी परमिट को रूपांतरित कर सकेगी या राष्ट्रीय मल्टी मॉडल और माल या यात्रियों के अंतरराज्य परिवहन के लिए स्कीमें बना सकेगी तथा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऐसी स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगी या रूपांतरित कर सकेगी। तो इसमें कुछ सारे काम कुल मिला के कौन करेगा, केंद्र सरकार कर सकती है। परमिटों को रूपांतरित मतलब उसमें चेंज कर सकती है, कोई भी परिवर्तन करना चाहे तो उसमें कोई परिवर्तन कर सकती है, राष्ट्रीय मॉडल बना सकती है उनके लिए, और जो भी माल या यात्री वाले जो भी वाहन है, अंतरराज्यिक जो भी वाहन है उनके लिए एक स्कीम मतलब योजना, कोई योजना अगर बनाना चाहती है तो योजना बना सकती है। क्या योजना बना सकती है, इसमें लिखा है कि मतलब योजना बना सकती है और रूपांतरित कर सकती है। क्या चीजें रूपांतरित कर सकती है, अंतिम स्थान को संपर्क, अंतिम स्थान को संपर्क मतलब कहाँ तक कहाँ तक जाता है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है, शर्तों में परिवर्तन कर सकती है। ग्रामीण परिवहन मतलब ग्रामीण जो गांव के परिवहन होते हैं उनके बारे में स्कीमें बना सकती है। माल और लॉजिस्टिक के संचालन में सुधार, ये कॉमन सी बात है, माल वगैरह जो होता है उनके बारे में सुधार वगैरह। परिवहन आस्तियों का बेहतर उपयोग, इसके अलावा इसको पढ़ लीजिए, प्रतिस्पर्धा उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से क्षेत्र की आर्थिक ओजस्विता का वर्धन, लोगों की पहुंच और संचालन में वृद्धि, पर्यावरण का संरक्षण और वर्धन, ऊर्जा संरक्षण और संवर्धन, जीवन की क्वालिटी में सुधार, परिवहन के तरीकों में और उनके परिवहन प्रणाली के एकीकरण और संपर्क का वर्धन, ऐसे अन्य विषय जिन्हें केंद्र सरकार उचित समझे। परंतु लिखा है परंतु केंद्र सरकार इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकारों की सहमति लेगी। तो कुल मिला के जो नॉर्मल से जो वाहन से संबंधित नियम होते हैं
वाहनों को और भी अच्छे तरीके से बनाना, पर्यावरण को भी देखना है सरकार को कि भाई ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह ना हो, गाँव की भी व्यवस्था देखनी है, माल ले जाते हैं तो उनकी सुगमता वगैरह बहुत सारी चीजें देखना, तो उन सारी चीजों के बारे में जो है केंद्र सरकार नियम बना सकती है। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, स्कीमें बस इतना बन सकता है कि स्कीमें कौन तैयार कर सकता है, तो केंद्र सरकार स्कीमें तैयार कर सकती है, इतना क्वेश्चन बन सकता है कि भाई स्कीमें कौन बना सकता है, स्कीमें केंद्र सरकार बनाएगी। अब ये नहीं क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन सी स्कीम है, तो नॉर्मल सी चीजें हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ इतना बन सकता है कि जब सरकार, केंद्र सरकार जब स्कीम बनाती है तो क्या किसकी अनुमति, मतलब किसकी सहमति से बनाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है जो राज्य सरकार है उनकी सहमति से बनाएगी, है ना। केंद्र सरकार जब भी कोई स्कीम वगैरह बनाएगी तो जो भी स्टेट है, अगर उसको जो भी स्टेट उस स्कीम की पॉलिसी में आते हैं, मतलब वो वाहन उसकी पॉलिसी में आता है, तो उन स्टेटों से ये क्या है, राज्य सरकार सॉरी केंद्र सरकार क्या कर सकती है, सहमति से, अनुमति नहीं सहमति से क्या बना सकती है, स्कीमें बना सकती है। दूसरा कहता है उपधारा 1 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी दो या अधिक राज्य मालों या परिवहन के लिए ऐसे राज्यों के प्रचालन के लिए स्कीम बना सकती है। ये कह रहा है कि अगर दो या दो से अधिक स्टेट है तो भी केंद्र सरकार चाहे, आपस में दो स्टेटें हैं अलग अलग, दो या दो से अधिक है, तो उनके लिए भी स्कीमें वगैरह बनाई जा सकती है। परंतु लिखा है परंतु केंद्र सरकार द्वारा उपधारा 1 के अधीन बनाई गई स्कीमों और दो या अधिक राज्यों द्वारा इस उपधारा के अधीन बनाई गई स्कीमों में प्रतिकूलता की दशा में उपधारा 1 के अधीन बनाई गई स्कीमें अभिभावी होंगी। ये कह रहा है कि भाई दो या दो से अधिक स्टेटों ने स्कीम बनाई है, ये स्टेटों की बात कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक स्टेटें हैं उन्होंने मिलकर आपस में स्कीम बना लेते हैं और मान लीजिए उसमें प्रतिकूलता होती है, तो जो फिर केंद्र सरकार ने जो स्कीम बनाई है वो लागू होगी। मान लो ए और बी स्टेट ने मिलके अपने वाली स्टेट स्कीम बना ली मिलके कि भाई हम लोगों की जो स्कीम है या ये योजना है ऐसे चलाएंगे। अब मान लीजिए वो केंद्र, अब वो स्कीमों में क्या होता है, आपस में जो है बनाई गई, इसमें प्रतिकूलता है, अगर प्रतिकूलता की अगर स्थिति है तो फिर जो ए स्टेट यानी जो केंद्र सरकार ने जो स्कीम बनाई थी वो क्या होगी, वो स्कीम ही लागू होगी। जो केंद्र सरकार ने इनके लोगों के लिए स्कीम बनाई है वो स्कीम लागू होगी प्रतिकूलता की दशा में। तो ये कोई खास नहीं, बस इसमें सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि स्कीम कौन बनाता है, इतना। अब देखिए 89 है, इसका अपील है, सेक्शन 89। हालांकि इस सेक्शन बड़ा जरूर था इसमें, लेकिन दो चार चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है ना, दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी जो आपको याद रखना है कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण, ये दो तीन शब्द आए थे तो वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए 89 कहता है अपील, ये अपील है। ये कहता है कोई भी व्यक्ति जो राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट देने से इनकार करने या उसे दिए गए परमिट पर लगाई गई किसी शर्त से व्यथित है, तो आदमी व्यथित तभी होता है जब उसको लाइसेंस नहीं दिया जाए, उसका काम नहीं हो, है ना, तो वो व्यथित व्यक्ति है। किस बात से व्यथित है कि जो राज्य है या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है उसको जो है परमिट नहीं दिया या उसे इनकार कर दिया, मना कर दिया या बेवजह की शर्तें लगा दी, इस बात से बेचारा दुखी है ना। दूसरा कहता है परमिट के प्रतिशरण या निलंबन से या उसकी शर्तों में किए गए किसी परिवर्तन से व्यथित है। वो कह रहा है कि जो परमिट दिया था वापस ले लिया या जो शर्तें थी उसमें बेवजह का परिवर्तन कर दिया, जबरदस्ती शर्तें दूसरे में, तो इस बात से दुखी है। अगला धारा 82 के अधीन परमिट का अंतरण करने से इनकार करने से व्यथित है। वो अंतरण करने से जो है इनकार कर दिया कि आप नहीं दे सकते, कि अंतरण मतलब ट्रांसफर कर सकते ना, एक व्यक्ति परमिट एक का है दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि परमिट अंतरित हो जाता है केवल प्राधिकरण जो होता है उसकी अनुमति से आप कर सकते हैं। अब लेकिन प्राधिकरण नहीं मान रहा, प्राधिकरण कह रहा है नहीं अंतरित नहीं कर सकते, तो इस बात से भी बेचारा व्यक्ति थे। राज्य के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट को प्रति हस्ताक्षरित करने से इनकार करने या ऐसा प्रति हस्ताक्षर पर लगाई गई किसी शर्त से व्यतीत। अब वो आपने अभी ही पढ़ा है कि एक राज्य का है दूसरा राज्य उसे प्रति हस्ताक्षरित कर रहा है प्राधिकरण जो है, तो उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, या हस्ताक्षर कर रहा है तो बेवजह की शर्तें लगा रहा है, तो इस बात से बेचारा दुखी है। आगे परमिट के नवीनीकरण करने से इनकार से व्यथित है। मान लो उसका नवीनीकरण होना था, वो नवीनीकरण ही नहीं करने को तैयार है। अगला किसी अन्य आदेश से जो विहित किए जाए, तो अन्य कोई आदेश हो सकता है जिससे वो व्यक्ति क्या है, दुखी है, व्यथित है। तो कहता है उपधारा 2 के अधीन घटित राज्य परिवहन अपील अधिकरण को विहित समय के अंदर और विहित रीति में अपील कर सकेगा। जो ऐसे
व्यक्ति और मूल अधिकारी प्राधिकारी की को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उसका विनिश्चय करेगा। तो सिंपल सी बात है, कहाँ अपील करेगा जी? अपील अधिकरण को। किसके आदेश की? राज्य या प्रादेशिक परिवहन जो प्राधिकरण है उनके आदेशों की अपील कहाँ करेगा वो? अपील अधिकरण। सिंपल सा, अपील को अपीली अधिकरण कहा गया है यहाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपील अधिकरण को ये क्या करेगा? अपील कर सकता है, जिस समय के भीतर, जो भी समय निर्धारित है उस समय के भीतर अपील कर सकता है। अपील प्राधिकरण क्या करेगा? सीधी सी बात है, दोनों पक्षकारों हैं उनको बुलाएगा, सुनेगा, उसके बाद जैसा भी वो मामला चाहे वैसे मामला वो निपटा सकता है, उसका विनिश्चय करेगा। और जब अपील प्राधिकरण अपना निर्णय लेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा, फाइनल होगा। दूसरा क्या कहता है? राज्य सरकार उतने परिवहन अपील अधिकरणों का गठन कर सकेगी जितने वह ठीक समझे, और प्रत्येक ऐसे अधिकरण में ऐसे अन्य न्यायिक अधिकारी होगा जो जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का ना हो, या जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित यानी योग्य ना हो, और वह अधिकारिता का ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रयोग करेगा जो उस राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। तो सिंपल सी एक बात याद रखने वाली है कि अपील अधिकरण का जो है गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। कि कितने अपील अधिकरण हो सकते हैं? जितने राज्य सरकार आवश्यक समझती है उतने अपील अधिकरणों की क्या कर सकती है? स्थापना। एक या एक से अधिक, जितने वो आवश्यक समझे उतने अपील अधिकरणों की स्थापना कर सकती है। अब बात आती है कि भाई अपील अधिकरण में कौन होगा? एक न्यायिक अधिकारी होगा। कैसा अधिकारी होगा? न्यायिक। तो कुल मिला के न्यायिक अधिकारी मतलब मजिस्ट्रेट होगा, एक न्यायाधीश होगा, सॉरी, एक न्यायाधीश होगा उसमें। तो न्यायिक अधिकारी उसमें होगा अपील अधिकरण में। और न्यायिक अधिकारी की योग्यता क्या होगी? वो जिला मजिस्ट्रेट कह लीजिए, जिला न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट नहीं, जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो हाईकोर्ट जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्य हो, तो ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है। तो जिला न्यायाधीश होना चाहिए, जिला न्यायाधीश, या हाई कोर्ट का जो है न्यायाधीश होने की योग्यता वाला व्यक्ति हो, इनमें से कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो इसको बनाया जा सकता है। न्यायिक अधिकारी तो कौन होता है अपील में? एक न्यायिक अधिकारी होता है। न्यायिक। कहाँ गया ये? हाँ, न्यायिक अधिकारी। तो एक न्यायिक अधिकारी हो सकता है। और कैसे, कौन कौन बन सकता है न्यायिक अधिकारी? जिला न्यायाधीश हो सकता है, या फिर हाई कोर्ट का जो है न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को जो है न्यायिक अधिकारी बनाया जा सकता है। अपील अधिकरण में कौन बनाता है? ये राज्य सरकार। कितने हो सकते हैं? एक या एक से अधिक हो सकते हैं, कितने भी जो है अपील अधिकरण बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है उपधारा 1 या उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक अपील पर जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित है, इस तरह आगे कार्रवाई किया जाना और निपटाया जाना जारी रखा जाएगा मानो वह अधिनियम पारित नहीं हुआ। ये क्या कहता है? ये तो सारा अधिनियम में लिखा रहता है। मान लो कोई अपील जो है, ये अधिनियम जो अपन पढ़ रहे हैं, अधिनियम के लागू होने से पहले से ही लंबित थी, तो उसको ऐसे ही निपटाया जाएगा जैसे कि ये वाला जो है अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ। कुल मिला के उस पे वो पूर्व के जो अधिनियम है उसी के नियम लागू होंगे, उसी तरीके से उसको निपटाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दिक्कत ना हो, है ना। अगर मान लो पहले कोई दूसरा अधिनियम था, उसमें कुछ अलग शर्तें थी, कुछ अलग तरीके थे, अब बोले अब आधा मामला क्या लगभग निपट ही गया, मान लो थोड़ा सा बचा है, उसका निपटारा करना है, अब ये अधिनियम लागू हो गया, तो अब आप इस अधिनियम की अपेक्षा करोगे आप, तो हो सकता है उसमें कोई रूल अलग हो, इसमें कोई अलग हो, तो दिक्कत आएगी ना। तो इसीलिए ऐसा प्रोविजन कर दिया जाता है कि मान लो अगर इस अधिनियम के लागू होने से पहले कोई मामला अपील में लंबित था, चल रहा था, तो फिर उसको पूर्ववत मान लीजिए कि जैसे कि तैसे निपटाया जाएगा। ये उसके मामले में ये माना जाएगा कि ये अधिनियम जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ये लागू ही नहीं हुआ है, हालांकि अब तो काफी टाइम हो गया, तो ये अधिनियम जो है लागू ही नहीं हुआ। इस तरीके से जो है उस मैटर को निपटाया जाएगा। ये इस अधिनियम में नहीं, ये सभी अधिनियमों में लिखा रहता है। स्पष्टीकरण छोड़ दिए, शंकाओं को दूर करने के लिए लिखा है। घोषित किया जाता है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उस निर्देश के अनुसरण में छोड़िए, ये कोई मतलब नहीं है। अब देखिए पुनरीक्षण, सेक्शन जो है 90 आपका क्या है? पुनरीक्षण।
तो ये सेक्शन भी याद रखने आपको, अपील कितने में इसमें है, उसके बाद जो है पुनरीक्षण। और ये भी याद रखना काय की अपील, क्योंकि काफी चीजें आएंगी इसमें, ऐसे इसमें जैसे नियम बनाने के कई सेक्शन है, ऐसे इसमें ये वाले भी सेक्शन कई है। तो जो काय की अपीलें हैं, ये परमिट जो आपकी है उसकी अपील है, परमिट याद रखेंगे, परमिट। हाँ, परमिटों की अपीलें हैं भाई, जो परमिट से दुखी व्यक्ति है ना उनकी अपीलें हैं ये, और उन्हीं का ये पुनरीक्षण है। तो ये भी याद रखना, ये परमिट वाली अपीलें हैं, वो परमिट वाले पुनरीक्षण है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, राज्य परिवहन अपील अधिकरण उसे आवेदन किए जाने पर ऐसे किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगा जिसमें कोई ऐसा आदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, सॉरी ये क्या कह रहा है, राज्य परिवहन अपील अधिकरण उसे आवेदन किए जाने पर ऐसे किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगा या मंगा सकेगा जिसमें ऐसा आदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। और यदि राज्य परिवहन अपील अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया आदेश अनुचित या अवैध है, तो राज्य परिवहन अपील अधिकरण उस मामले के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वह ठीक समझता है, और ऐसे प्रत्येक आदेश जो क्या होंगे, अंतिम होंगे। ये तो आप जानते ही कि भी पुनरीक्षण कौन से मामलों में होता है, पुनरीक्षण होता ही उन मामलों में है जहां अपील का प्रोविजन नहीं होता है। तो सामान्यतः पुनरीक्षण उन्हीं मामलों में होता है जहां पुनरीक्षण सॉरी जहां अपील नहीं होती, उन मामलों में आप क्या कर सकते हो, पुनरीक्षण कर सकते हो। और बाकी सीपीसी में एक दो नियम और हैं। तो पुनरीक्षण सामान्यतः वही होता है जहां अपील का प्रोविजन नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि जो अपील अधिकरण, जो राज्य परिवहन अपील अधिकरण है, कौन, राज्य परिवहन अपील अधिकरण, राज्य परिवहन अपील अधिकरण, तो ये पुनरीक्षण कौन करेगा, राज्य परिवहन अपील अधिकरण जो है पुनरीक्षण करता है मामलों का। राज्य परिवहन अपील अधिकरण जो है मामले का क्या करता है, पुनरीक्षण करता है। और ऐसा आदेश जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा या प्रादेशिक परिवहन, तो राज्य परिवहन, राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा, परिवहन प्राधिकरण द्वारा जो भी आदेश दिया है, अगर उसको लगता है कि गलत है, ऐसे मामले जिनकी अपील नहीं होती, तो ये उन मामलों को अपने पास मंगा सकता है और उनकी कुल मिला के जांच वगैरह कर सकता है। उसके बाद जैसा भी वो आदेश देना चाहे वैसा आदेश पारित कर सकता है, और इसका आदेश क्या होता है, अंतिम होता है। इसका भी आदेश क्या होगा, अंतिम होगा। यहाँ भी आदेश अंतिम होता है और इनका भी आदेश अंतिम होगा। ये कौन से मामले में, जहां अपील नहीं होती, अपील नहीं होती, अपील नहीं होती, उन मामलों में ये जो है क्या कर सकता है, पुनरीक्षण कर सकता है। कौन करता है, राज्य परिवहन अपील अधिकरण। तो ये चीजें अपन को याद रखना है, कौन करता है, राज्य अपील अधिकरण जो है अपील करता है। किसके आदेश की करता है, राज्य या प्रादेशिक परिवहन जो प्राधिकरण वगैरह होते हैं उनके आदेशों की जो है करता है। किन मामलों में करता है, जिनमें अपील नहीं होती। तो ये दो तीन चीजें अपने याद रखना है। अब देखिए, आदेश तो अंतिम होता है, ये तो कोई बात ही नहीं याद करने की। अब देखिए, परंतु राज्य परिवहन अपील अधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति से जो राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के आदेश से व्यतीत है, कोई आवेदन तभी ग्रहण करेगा जब वह आवेदन उस आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर दिया गया हो, अन्यथा नहीं। तो ये कह रहा है भैया, जब वो क्या कहता है, पुनरीक्षण का जो है आवेदन आपको 30 दिन के, जो भी व्यथित व्यक्ति है उसको 30 दिन के भीतर, मतलब जब भी आदेश दिया गया था उसके खिलाफ, तो उसके खिलाफ कोई आदेश दिया गया होगा जिससे वो व्यथित होगा, तो 30 दिन के भीतर उसे क्या करना पड़ेगा, आवेदन, तभी राज्य परिवहन जो परिवहन अपील अधिकरण है उसके जो है मामले की सुनवाई करेगा, अन्यथा नहीं। तो ये लिमिटेशन है, अवधि है कुल मिला के, तो 30 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। परंतु देखिए, परंतु यह कि यदि राज्य परिवहन अपील अधिकरण का समाधान हो जाता है कि उचित और पर्याप्त, ये तो आप जानते हैं सभी में लिखा रहता है कि भाई अगर 30 दिन का तो समय है, लेकिन अगर उचित पर्याप्त कारण होते हैं तो वो 30 दिन के बाद भी मामले को ग्रहण कर सकता है। परंतु एक और है, परंतु यह कि राज्य परिवहन अपील अधिकरण इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बिना नहीं करेगा। ये भी एक कॉमन नियम है कि मान लो कोई आपने तो आवेदन किया, अब इसमें हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो
जिस पर जो भी आदेश दिया जाएगा उसका कोई प्रतिकूल या गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको भी सुना जाएगा। जब भी आदेश पारित किया जाएगा तो ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है, अनुचित प्रभाव पड़ सकता है, उस व्यक्ति को भी सुना जाएगा। ठीक है। अब देखिए 91, ये कहता है ड्राइवरों के कामों के घंटों के बारे में निबंधन। इधर ही लिख लेते हैं। सेक्शन जो है 91, ये ड्राइवरों के कह रहा है भाई ड्राइवर जो काम करते हैं तो भाई कितना काम कराओगे, है ना। ड्राइवर काम के घंटे हैं, तो ये क्या है, काम के घंटे तय कर दिए गए हैं। काम के घंटे हालांकि पहले तय नहीं थे, अब तय कर दिए गए हैं कि ड्राइवरों के काम के घंटे के बारे में निबंधन शर्तें। क्या शर्तें होंगी, कितना काम कराओगे। तो ये कहता है पहला, किसी परिवहन यान को चलाने में लगे किसी व्यक्ति के काम के घंटे उतने होंगे जितने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 में उपबंधित है। तो ये कह रहा है इनका खुद एक एक्ट खुद बना हुआ है, मोटर कर्मकार मतलब जो वाहन चलाने वाले कर्मचारियों से संबंधित एक अधिनियम है। तो इसमें लिखा है मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 में जितने घंटे बताए गए हैं उतने घंटे ही उनसे काम कराया जाएगा, उससे अधिक इनसे काम नहीं कराया जाएगा। तो दूसरा कहता है राज्य सरकार आपात की दशाओं में या ऐसे परिस्थितियों के कारण विलंब की दशाओं का सामना करने के लिए जिनकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती है, राजपथ में अधिसूचना द्वारा उपधारा 1 के उपबंधों में ऐसी छूट दे सकेगी जो वह ठीक समझती। तो ये कह रहा है कोई आपात स्थिति आ जाती है तो कुल मिलाकर राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकाल के उस जो उपबंध है उससे छूट दे सकती है, मतलब वो बढ़ा सकती है, कह सकती है कि अतिरिक्त घंटे भी आप काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा काम कुछ हो जाता है, आपातकाल आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो ऐसे में राज्य सरकार जो है उससे छूट दे सकती है। मतलब मान लीजिए वहां 6 घंटे 8 घंटे का है वर्क, अब आपात स्थिति आ गई, ज्यादा काम, तो वो 8 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकता है ना, क्योंकि उनका अधिनियम कहता है। लेकिन कोई आपात स्थिति है तो राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकाल के उस जो उपबंध है ना, जो घंटों की अवधि है, उससे छूट दे सकती है। तीसरा कहता है राज्य सरकार अथवा धारा 96 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाने पर राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उन व्यक्तियों को जिनका काम उपधारा 1 के उपबंधों में से किसी के अधीन आता है नियोजित करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे व्यक्तियों के काम के घंटे पहले से ही नियत करे कि वे इन उपबंधों के अनुरूप हों तथा ऐसे नियत किए गए घंटों का अभिलेख रखे जाने के संबंध में उपबंध कर सकेगा। ये क्या कह रहा है, 96 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाने पर राज्य सरकार या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उन व्यक्तियों को जिनका काम उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन किया जाता है नियोजित है। कुल मिला के ये आप किसी के भी नियोजन वगैरह में अगर वो व्यक्ति नियोजित है तो वो व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि पहले ही वो काम के घंटे तय कर ले। और कैसे तय करेगा, जो अधिनियम में दिया है उसके अनुसार वो काम के घंटे वगैरह तय करेगा और उसी अनुसार उनसे काम कराएगा। मतलब जो भी आप मान लो आपकी बस चलती है, आप चलवाते हो, आपके परमिट है, आप ड्राइवर रखे हो, तो वो कह रहा है कि ड्राइवरों को पहले से तय कर लो कि भाई इतना घंटे काम करेगा वो, और वो भी अधिनियम के अनुसार। ऐसा नहीं कि अधिनियम में 8 घंटे हैं और आप करो 10। मान लो आपकी दिन रात बस चलती तो फिर आपको 2 ड्राइवर रखने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से आपको बांट लेना पड़ेगा और पहले ही निर्धारित करना पड़ेगा कि भाई कितने कितने घंटे वो वाहन चलाएगा। चौथा कहता है कोई व्यक्ति उपधारा 3 के अधीन ऐसे व्यक्तियों के लिए नियत या अभिलिखित किए गए काम के घंटों के अलावा ना तो काम करेगा, ना किसी ऐसे अन्य व्यक्तियों से काम कराएगा और ना करने की अनुज्ञा देगा। तो ये कह रहा है कि जितना तय है उतना काम कराओ, उससे ज्यादा काम आप नहीं करा सकते और ना सामने वाला करेगा, ना उसको मजबूर करोगे। हालांकि ये तो लिखे हैं नियम, लोग वाग तो कराते हैं, है ना। पांचवा कहता है राज्य सरकार उन परिस्थितियों को जिनके अधीन और ऐसी अवधि को विहित कर सकेगा जिसके दौरान यान का ड्राइवर यद्यपि काम पर नियोजित न होते हुए यान पर या उसके निकट रहने के लिए अपेक्षित है, यह समझा जा सकेगा कि वो धारा 1 के अर्थ में विश्राम काल है। ये क्या कह रहा है, राज्य सरकार उन परिस्थितियों को जिनके अधीन ऐसी अवधि को विहित कर सकेगी जिसके दौरान यान का ड्राइवर यद्यपि काम पर नियोजित न होते हुए यान पर या उसके निकट रहने की अपेक्षित है, यह समझा जा सकेगा कि वह धारा 1 के अर्थ में विश्राम काल। तो कुल मिला के ये कह रहा है विश्राम काल
अगर मान लो यान के पास है या उपस्थित नहीं है, यान में ही बैठा है, मान लो गाड़ी भी नहीं चला रहा है, तो उतनी अवधि को जो क्या माना जाएगा, उसका विश्राम माना जाएगा। विश्राम काल मतलब रेस्ट का समय भी रहता है उसमें। तो कुल मिला के काम करेगा तो 24 घंटे निरंतर तो नहीं करता था, तो उसका विश्राम काल वगैरह है। और भले ही वो यान के पास हो या नहीं भी हो, तो उतनी अवधि के लिए क्या माना जाएगा कि वो रेस्ट ले रहा है। जैसे ड्राइवर आपने देखा पहुंच गई गाड़ी तो 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा रेस्ट लेते हैं, तो उसी के बारे में कह रहा, चाय पीने चला गया, गाड़ी रखी है उसकी गाड़ी, उसके बाद वो चाय पी रहा है, तो वो भी सारी जो है, चाहे वो गाड़ी में बैठा हो उस समय या कहीं चला जाए, तो वो विश्राम काल माना जाएगा, उसका आराम का समय माना जाएगा। तो कुल मिला के काम के घंटे यहाँ तो ये तो नहीं लिखा कि कितने होंगे, लेकिन ये लिखा है जो इनका कर्मकार अधिनियम है उसके अनुसार ही तय किए जाएंगे और उसके अनुसार ही इनसे काम कराया जाएगा ड्राइवरों से। अब देखिए 92 देखिए, 92 कहता है दायित्व का निबंधन करने वाली संविदा का शून्यकरण। 92 सेक्शन ये कहता है परिवहन यान जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन परमिट या अनुज्ञप्ति दी गई है, यात्री वहन करने की कोई संविदा वहां तक शून्य होगी जहां तक वह किसी व्यक्ति के ऐसे दायित्व के नकारने या निर्बंधित करने के लिए तात्पर्य है जो उस यात्री के यान में वहन किए जाने, चढ़ने या उतरने के समय उसकी मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में उस व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए किसी दावे की बाबत है, या किसी ऐसे दायित्व के प्रवर्तन की बाबत कोई शर्त अधिरूपित करने के लिए तात्पर्य है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई परिवहन यान या जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन परमिट या अनुज्ञप्ति वगैरह, लाइसेंस वगैरह, अनुज्ञप्ति कहते हैं, अनुज्ञप्ति या लाइसेंस दोनों है, दिया गया था यात्री वहन करने के लिए कोई संविदा वहां तक शून्य होगी जहां तक कि किसी व्यक्ति के ऐसे दायित्व के नकारने या निर्बंधित करने के लिए तात्पर्य है जो उस यात्री के यान के वहन किए जाने, चढ़ने या उतरते समय के समय उसकी मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में उस व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए किसी दावे की बाबत है। तो ये कह रहे कोई क्षति वगैरह होती ना, गाड़ी बस चलाते समय, बस चला रहे थे, चढ़ाते और उतारते समय कोई क्षति हो गई, किसी की कोई मृत्यु हो गई या कोई घायल हो गया, तो उसके विपरीत कुल मिला के जब आप कोई संविदा करते हो, मान लो उस व्यक्ति से कर लिया, कोई संविदा कर लिया कि भैया, जो आप उसके विपरीत के भैया, उसके विपरीत संविदा क्या हो सकती है, उसके विपरीत आपने एग्रीमेंट कर लिया, जिसको भी क्षति हुई थी उससे आपने एग्रीमेंट कर लिया, करार कर लिया कि भाई साहब आप, अब जो जिसको क्षति स्वाभाविक सी बात है वो आप पे दावा करेगा, तो आपने पहले एग्रीमेंट कर ली कि तुम दावा वावा नहीं करना, हम आपको ये रकम वगैरह दे देंगे, मतलब सेटलमेंट करने की कुल मिला के जो भी है आपने कोशिश करी संविदा करके। तो ऐसी संविदा करके अगर आप सेटलमेंट वगैरह अपनी तरफ से, अपने स्तर से अगर करने की कोशिश करते हैं, संविदा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा सेटलमेंट जो करते हैं आप, सेटलमेंट कहेंगे या संविदा कहेंगे, तो ऐसी जो संविदा आप करते हैं वो तो संविदा क्या समझी जाएगी, ऐसी संविदा वगैरह शून्य समझी जाएगी, उसके बारे में कह रहा है। तो ऐसी संविदा वगैरह आप करते हैं, किसी व्यक्ति से सेटलमेंट करते हैं, तो ऐसी संविदा वगैरह क्या समझी जाएगी, शून्य समझी जाएगी। अगर आपकी वाहन के समय जो हुआ है अपराध वगैरह, कोई व्यक्ति को नुकसान हुआ है चढ़ने में उतरने में, क्या होता है बस वाले जो होते हैं लापरवाही हो जाते हैं, देखते ही नहीं कोई चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है, और ऐसे में कोई फिसल गया, पैर फिसल गया, अब पैर फिसल गया वो पहिए के नीचे आ गया तो मर भी सकता है, क्षति भी हो सकती है। तो इस तरीके की अगर कोई बात है, और ऐसे में फिर अब जब आप अपने बचाने के लिए संविदा करोगे, सामने वाले को लुभाओगे, तो इस तरीके का कोई संविदा वगैरह अगर आपके द्वारा की जाती है तो वो संविदा क्या होगी, शून्य समझी जाएगी। इसके बारे में कह रहा है। तो कुल मिला के सेटलमेंट याद रखिए कि जब आप सेटलमेंट करना चाहो इस तरीके का न्यायालय के बाद, तो वो जो सेटलमेंट आप संविदा के थ्रू करना चाहते हो वो सेटलमेंट नहीं माना जाएगा, वो शून्य माना जाएगा। बस इतना, आज इतना ही, और बाकी देखेंगे कल नहीं, इसको अपन पढ़ेंगे जो है संडे को पढ़ेंगे इसको 10:30 बजे से, ठीक है, 10:30 बजे से, क्योंकि इसमें भी काफी लंबे चौड़े हैं और अभी टाइम नहीं मिल पाता सुबह इतना, क्योंकि दूसरा बैच पढ़ाना है। तो 10:30 बजे से इसको पढ़ेंगे संडे को, है ना, संडे को पढ़ेंगे इसको। तो संडे को पढ़ेंगे 10:30 बजे से 12 बजे तक का 1.5 घंटे का आपका बैच रहेगा। तो संडे को इसको देखेंगे। तो संडे को आपका इसका मोटर व्हीकल का बैच तो रहेगा 10:30 बजे से, ठीक है, बाकी अगले बैच में मिलेंगे। तो याद रखना संडे को इसका बैच है मोटर व्हीकल का 10:30 बजे से। तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह आराम से सोइए, 10:30 बजे से इसको पढ़ेंगे 12 बजे तक, 1.5 घंटे का इसका बैच रहेगा, ठीक।